Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And if you are an IGNOU BCom student and looking for simple, easy to understand study material, then you are in a right place. On this channel, I'll be uploading important questions, flowcharts, and important concept explanations for PCOC 131 Financial Accounting and other IGNOU subjects too. So basically, in this series, I am doing BCOC 131 दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इसमें हमारे पास टोटल 6 ब्लॉक्स हैं जिसमें से हम ब्लॉक नंबर 1 एंड ब्लॉक नंबर 2 वी हैव कवर्ड। आपको इनकी वीडियो की जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड दिस वाज ब्लॉक नंबर 1 जिसमें हमने थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ा था, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, फिर हमने यूजर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस होता है, क्या रूल होता है वो पढ़ा था, देन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर हमने ब्लॉक 2 कवर करा था विच कंप्राइज्ड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें हमने जर्नल की बात करी थी, लेजर की बात करी थी। देन वी हैव कवर्ड कि हमारा जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस होता है, सब्सिडरी बुक्स की बात करी थी, कैश बुक, petty cash book, trial balance, and now we are going to start with block number 3 that is financial statements में हमारे कुछ फाइनल अकाउंट्स होते हैं। ओके, सो अभी तक हमने जर्नल की बात करी, लेजर की बात करी, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। अब हमारे पास फाइनल अकाउंट्स आते हैं जिसमें हम P&L, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब चीजें देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं हमेशा अकाउंटिंग ईयर के एंड में बनाए जाते हैं ताकि हम डिटरमाइन कर सके कि कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है, हमारे बिजनेस में अगर हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं। तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देन हम कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं कि हमारे पास एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल कितना है, तो हम वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो इन चीज़ों को मेजर करना हम के लिए हम लोग अपने फाइनेंशियल जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं। कंपोनेंट्स में देखो, सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री करी, लेजर बनाया, फिर हम ट्रायल बैलेंस पे गए, फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और फिर फाइनल हम बैलेंस शीट बना के देते हैं जिसमें हम फाइनल एस्टिमेट देते हैं कितना हमारा एसेट, कितना लायबिलिटी, कितना कैपिटल। ओके, फाइनल अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? एक तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, फिर हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट हमारा P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आएगा। फाइनेंशियल पोजीशन दिखानी है हमें, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है अपने ओनर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को, और हमारा डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ताकि हम कैलकुलेट कर सके ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस हमें कितना हो रहा है कोई भी गुड्स को बाय या सेल करके। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का जो भी हमारी नेट सेल्स हुई है उसमें से हम COGS माइनस करते हैं। व्हाट इज COGS? COGS इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो, अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं? मेरे को अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपए का खरीद के लाई हूँ, मैंने वो प्रोडक्ट 150 रुपए में बेचा है, तो जो मेरी प्रॉफिट जो मैंने सेलिंग प्राइस है मेरा 150, मैं उसमें से परचेजिंग प्राइस यानी कि 100 रुपए माइनस कर दूंगी तो मेरा आ गया कि मेरा 50 रुपए का प्रॉफिट है। इसी तरह से ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट सेल्स, यानी मैंने फाइनल सेल्स करी कितने की है, प्रॉफिट जोड़ के ही तो सेल्स करी होंगी ना, तो मैंने सेल्स कितने की करी है एंड उसमें से मैं माइनस कर दूंगी कि जो भी गुड्स बिके हैं उनकी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी थी, मुझे वो कितने में पड़े थे। तो अगर मैं उनको माइनस कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर दूसरा फॉर्मूला क्या है? सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को हम ऐड कर देंगे। जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स होती है तो ऐसा तो नहीं है ना कि जितना भी प्रोडक्ट हमारे पास जनरेट होके आया है हम सारे ही बेच देंगे। नहीं, कुछ ना कुछ तो हम अपने पास क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं ना। तो सेल्स में क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करेंगे, फिर हम उसमें से माइनस करते हैं क्या? ओपनिंग स्टॉक, जितना हमारे पास स्टार्टिंग में था, प्लस हमने जितना भी खरीदा था, प्लस हमने जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस करे थे। ठीक है, बेसिकली हमारे पास ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं और ये वाला फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। तो आप किसी भी फॉर्मूले से ग्रॉस प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अब आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? एक तो ओपनिंग स्टॉक आता है,
देखो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, इस तरह से बनेगा, ठीक है, टी शेप में बनता है हमेशा। यहाँ पे हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। देखो डेट तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारी आएगी, इधर भी डेट आएगी, इस तरह से बनता है, ओके। यहाँ पे हमारी डेट आ गई, फिर हमने पर्टिकुलर्स लिख दिया कि हम क्या क्या चीज डेबिट कर रहे हैं, यहाँ पे उसका अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे डेट आ जाएगी वापस से, यहाँ पर्टिकुलर्स आ जाएंगे और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट आ जाता है, ठीक है। डेबिट अमाउंट यहाँ, क्रेडिट अमाउंट यहाँ, ये हमारा डेट का हो गया और ये हमारी पर्टिकुलर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे इधर की साइड पे हम एक्सपेंसेस जो लिखते हैं वो ये हैं, ठीक है। ये जो इधर की साइड हम लिख रहे हैं ना, ये मैं आपको अब बता रही हूँ कि डेबिट में क्या क्या आता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं जिसमें ओपनिंग स्टॉक आएगा, जो भी हमने परचेजेस करी है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। कैरेज इनवर्ड, यानी कि जैसे देखो कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड दो चीज। देखो कैरेज इनवर्ड में क्या आता है कि जैसे हमने कोई भी परचेजेस करी, ठीक है, इनवर्ड यानी जब हम परचेजेस करके सामान लेके आ रहे हैं तो वो सामान लाने का भी तो खर्चा लगा ना, तो वो हमारा कैरेज इनवर्ड होता है। और कैरेज आउटवर्ड क्या होता है, हम कोई भी सेल्स कर रहे हैं और सेल्स करने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो हम पे कर रहे हैं, दैट इज कैरेज आउटवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड यहाँ पे आएगा हमारा, ठीक है। वेजेस, फैक्ट्री में वर्कर्स जो होते हैं, एक तो एम्प्लॉयज होते हैं, उनको सैलरीज मिलती है जो महीने की मिलती है, एक होती है वेजेस जिसको हम दिहाड़ी में बोल सकते हैं, पर घंटे के हिसाब से, पर प्रोडक्ट के हिसाब से, है ना। तो जो वेजेस होती है फैक्ट्री की वो हमारी यहाँ आती है। हमारा फ्रेट इनवर्ड, वही चीज आ जाती है, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट इनवर्ड। इम्पोर्ट ड्यूटी हो गई, जो भी मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे होते हैं वो सब चीजें। आइटम जो क्रेडिट होते हैं, यानी कि जो इस साइड देखो, इस साइड हमारे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इधर बेसिकली दो चीजें ही आती है, एक्स्ट्रा एक आध चीज अगर कोई है तो वो आ जाएगी, बट मेनली यहाँ पे दो चीजें आती हैं। पहली चीज सेल्स और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, ये दोनों चीजें यहाँ लिखना कभी मत भूलना, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट, अगर मेरी क्रेडिट साइड, ये वाली साइड है ना क्रेडिट साइड, अगर ये मेरी साइड ज्यादा है डेबिट साइड के कंपैरिजन में, तो यानी मेरा प्रॉफिट हुआ है। अगर मेरी ये वाली साइड ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट के कंपैरिजन में, तो प्रॉफिट है। और अगर मेरी डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट के कंपैरिजन में, तो मेरा लॉस हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पीएनएल अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस निकाला, ठीक है। अब हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जिसमें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करेंगे। डायरेक्ट फैक्ट्री से होने वाले खर्चे डायरेक्टली जो रिलेटेड है वो ट्रेडिंग अकाउंट में, जो इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं पीएनएल अकाउंट में, और उससे हमारा नेट प्रॉफिट एंड लॉस आता है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला क्या है, जो भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया उसमें हम जो भी हमारा और इनकम और हमारी पैसा हमारे पास आ रहा है, अलग अलग सोर्सेज से इनकम आ रही है, इंटरेस्ट का पैसा आ रहा है, ठीक है, कुछ भी चीज़ है, वो सारे इनकम हम ऐड करेंगे और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको माइनस कर देते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सैलरी आ जाएगी, रेंट आ जाएगा, ऑफिस के खर्चे आ जाएंगे, प्रिंटिंग का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, वही हर साल हमारी मशीन की कॉस्ट कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, टेलीफोन का, पोस्टेज का, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये सब हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अदर इनकम में क्या क्या आता है, हमने यहाँ पे बोला ना कि अदर इनकम्स, तो अदर इनकम में क्या क्या आएगा, कमीशन आया मेरे कहीं से, मेरे को डिस्काउंट मिला, इंटरेस्ट मिला, रेंट आ गया, तो ये सारी हमारी अदर इनकम होती है। अब देखो अगर मेरी इनकम ज्यादा है खर्चों से, पैसा आ ज्यादा रहा है खर्चे कम हो रहे हैं, तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, और एक्सपेंसेस ज्यादा है तो फिर नेट लॉस। नेक्स्ट आते हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा ग्रॉस प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करता है, पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाले में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग हमारा पहले बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग बनाने के बाद बनता है। कभी भी हम डायरेक्ट पीएनएल नहीं बना सकते, पहले ट्रेडिंग बनाना इज कंपल्सरी, ठीक है। नेक्स्ट आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब फाइनेंशियल पोजीशन हमारी दिखाएगा बिजनेस की एक पर्टिकुलर डेट पे। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं हम ऊपर क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन, फिर डेट लिखेंगे 31 मार्च 2027, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, इसलिए हम एज एट लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ओके। अब एसेट्स यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि बिजनेस के पास हैं। एसेट्स में क्या क्या आएगा, करंट एसेट्स, कैश, बैंक, डेटर, डेटर कौन होते हैं, जिनसे पैसा आना है, बीआर,
बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब करंट एसेट है। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? जैसे बिल्डिंग है, एक बार खरीदी तो रहेगी ना कई सालों तक, तो बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, प्लांट, ये सब फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। प्लांट इज नॉट प्लांट, पौधा नहीं, प्लांट इज फैक्ट्री को बोला जाता है, ठीक है। लाइबिलिटीज में जो पैसा बिजनेस को बाहर पे करना है, करंट लाइबिलिटीज वो होती हैं जो हमें एक साल के अंदर अंदर पे ऑफ करनी होती है। जैसे हमारे क्रेडिटर्स जिनसे उधारी पे सामान लिया हुआ है, बिल्स पेबल, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग है खर्चा, हमें पे, आउटस्टैंडिंग रेंट है, ड्यू तो हो गया था पिछले महीने, अभी तक हमने पे नहीं करा तो वो आउटस्टैंडिंग। बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, बैंक में क्या होता है, एक लिमिट तक हम पैसा ले सकते हैं, अगर हम उससे भी ज्यादा लेते हैं तो बैंक ओडीओ है ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, एक्स्ट्रा पैसा लेना, तो वो भी पे करना हो। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या होती हैं? जो एक साल से ज्यादा की लाइबिलिटीज है, जैसे लोन ले रखा है, ठीक है। डिवेंचर्स, जैसे शेयर्स होते हैं ना कंपनी के, उसी तरह से डिवेंचर्स होते हैं। फिर कैपिटल, एसेट, लाइबिलिटी, देन कैपिटल। कैपिटल का मतलब ओनर ने कितना इन्वेस्ट करा हुआ है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, ड्रॉइंग्स हटा देंगे। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? जो खर्चा मैंने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया है बिजनेस के पैसों में से, दैट इज ड्रॉइंग्स, एडिशनल। तो ओपनिंग कैपिटल, फिर मैंने जो भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाई बिजनेस में वो मैं ऐड कर दूंगी, और उसके बाद जो भी मेरा नेट प्रॉफिट आया है वो ऐड हो जाएगा। नेट लॉस आया है तो माइनस हो जाएगा, एंड उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? हमारी ड्रॉइंग्स, ठीक है। फिर एसेट और लाइबिलिटीज में डिफरेंस क्या है? एसेट हमारा बिजनेस के पास होती है, लाइबिलिटीज बिजनेस को पे करनी है। एसेट फ्यूचर में बेनिफिट देंगी, लाइबिलिटीज फ्यूचर की ऑब्लिगेशंस है, हमें पे करनी पड़ेगी, वरना बाद में आके ऐसा होता है लेनदार आके खड़े हो जाएंगे, ठीक है। एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। एडजस्टमेंट क्या होती है फाइनल अकाउंट्स में, ठीक है। इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स देख लो। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक जो होगा, पहली चीज तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, ये मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाया था, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे जाएगा क्रेडिट साइड पे, ठीक है। दूसरी चीज बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, इनको बस ध्यान में रख लेना। आउटस्टैंडिंग का जो खर्चा है, देखो आउटस्टैंडिंग खर्चा है, मुझे पे करना है, तो मेरा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, और 12 12 महीनों के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा ना, एक साल के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा, तो करंट लाइबिलिटीज में भी ऐड कर दो, ठीक है। हमेशा डुअल इफेक्ट जाएगा हर चीज का। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस है, यानी कि पहले से करा हुआ खर्चा, तो एक्सपेंसेस में से तो हम घटा देंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस में ऐड नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि प्रीपेड है, एक्सपेंस है लेकिन हम पहले ही पे कर चुके हैं, तो एक्सपेंसेस में से घटा देंगे, ठीक है। और करंट एसेट में दिखाएंगे, क्यों? क्योंकि देखो प्रीपेड एक्सपेंस है, 10 रुपए मुझे खर्च करने थे, मैं पहले ही उसको मतलब फॉर एग्जाम्पल सामने वाले को मुझे 100 रुपए देने थे, मैं पहले ही दे चुकी हूँ, है ना। तो बाद में हो सकता है उसे रिक्वायरमेंट ना हो, तो इस केस में क्या होगा? मेरा तो फायदा है ना, मुझे बाद में पे नहीं करनी। देखो और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, अगले महीने का मेरा बिजली का बिल आया फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए, देखो 10 रुपए नहीं आता बट एग्जाम्पल ले रहे हैं, 10 रुपए बिजली का बिल आया है मेरा अगले महीने का, मुझे पे तो करना ही है। इस महीने का मान लो फॉर मतलब ठीक है, इस महीने का मान लो मेरा बिल आया है 100 रुपए, मुझे पे करना ही करना है ना। तो मैं, मेरे को अभी ड्यू डेट है, 15 दिन का टाइम है, मैं पे कर सकती हूँ, तो अगर मैं अभी पे कर देती हूँ तो मुझे बाद में पे नहीं करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम उसको करंट एसेट में दिखा रहे हैं, लाइबिलिटी नहीं है वो, अगर मैं अभी पे नहीं कर रही हूँ तो वो मेरी लाइबिलिटी है, ठीक है। एक्रूड इनकम, यानी इनकम जनरेट हो गई है, मेरे को सामने वाले पर्सन को सर्विसेज रेंडर करनी थी, मैं सर्विसेज रेंडर कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे को पैसा नहीं मिला, मिलना है अभी। एक्रूड इनकम तो इनकम में ऐड कर देंगे, ठीक है। और हम कहाँ दिखा देंगे? करंट एसेट में। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले ही पैसा आ गया। डॉक्टर का अपॉइंट, मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, अपॉइंटमेंट है, सामने वाले पर्सन ने, पेशेंट ने मेरे से अपॉइंटमेंट लिया 2 अप्रैल का, लेकिन 1 अप्रैल को इन्होंने मुझे पैसा भेज दिया, तो मैं इनकम में से हटा दूंगी, क्योंकि हो सकता है अगर वो कल को नहीं आता है तो मुझे उसे पैसे वापस करने पड़ेंगे ना, तो मैं इनकम में से हटा दूंगी और लाइबिलिटी में डाल दूंगी अपनी। डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस माना जाता है हमेशा, ठीक है, और एसेट की वैल्यू से कम हो जाता है। बैड डेट, यानी कि बैड डेट का मतलब होता है ऐसा अमाउंट जो डूब गया, अब पैसा आएगा ही नहीं, जैसे डेटर, सॉरी क्रेडिटर है, नहीं डेट, डेटर कौन होता है? डेटर वो इंसान है जिससे पैसा आना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक डेटर है, मुझे 10,000 रुपए उससे मिलने थे, ठीक है, उसने सिर्फ 8,000 रुपए दिए,
उसने बोला मैं 2,000 रुपये नहीं दे सकता, तो वो 2,000 रुपये मेरे बेड डेट हो गए, पैसा डूब गया, अब वो नहीं आएगा। ठीक, तो इसको हम एज एन एक्सपेंस मानते हैं और डेटर में से माइनस कर देंगे। डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजंस बना, मैंने आपको बोला था ना, एंटिसिपेट फ्यूचर लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट्स, फ्यूचर के लॉसेस के लिए प्रोविजंस बना के रखो। तो डाउटफुल डेट्स के लिए हम प्रोविजन बना के रखते हैं। ठीक, पहले से कुछ पैसा अलग रखते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज, जो क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं वो टेम्पररी अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, टेम्पररी जो भी हमारे अकाउंट बैलेंसेस होते हैं उनको ट्रेडिंग और पीएनएल में, जैसे कि परचेजेस को ट्रेडिंग अकाउंट में डाल देंगे, सेल्स को ट्रेडिंग अकाउंट में, जो भी हमारे कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएनएल में डाल दिए, इनडायरेक्ट इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इस तरह से सारी एंट्रीज कर करके हम लोग अपने फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो दिस वाज ब्लॉक नंबर 3। सो हम लोगों ने ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 3 कवर कर लिया, इनको कंप्लीट हो चुके हैं तीनों ब्लॉक्स। अब 4, 5 एंड 6 रह गए हैं। सो आई विल बी अपलोडिंग वीडियोस ऑफ 4, 5 एंड 6 सेपरेटली। ओके, सो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, 16 मिनट्स हो चुके हैं, तो आगे मैं नहीं करा रही हूँ फिलहाल के लिए, इतना इनफ है। सो अगर आप लोगों को समझ में आया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट करके बता देना आपको कैसा लगा। ठीक है, एंड कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप लोग पूछ सकते हो। असाइनमेंट के रिगार्डिंग भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। एंड देयर इज़ माय टेलीग्राम अकाउंट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वहाँ पे आपको मैसेजेस, मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँगी तो वहाँ पे भी मैं अपलोड कर दूँगी। एंड इफ़ यू वांट दीज पीपीटीज, सो अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो फिर मैं अपलोड कर दूँगी बाद में। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।